Hey guys, good afternoon to every one of you. This is Tarif. Welcome back to another new video. और आज का जो वीडियो है, it is very important for all those students who wanted to pursue BA, MA, MPhil or PhD in foreign languages from JNU. बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर हम लोग BA कर रहे हैं, MA, MPhil, PhD कर रहे हैं, उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो हमारे प्रोफेशन के लिए सूटेबल है, हम लोग क्या कर सकते हैं BA फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद, कैसे करना है, क्या क्वालिफाई करना है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिस स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो वहाँ से भी जाके देख सकता है, उनको क्लियर हो जाएगा। उन सब क्वेश्चंस और क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। वी विल आंसर वन बाई वन एंड फॉर ऑल दैट क्वेश्चंस एंड क्वेरीज टुडे वी हैव विद अस यासीन भाई। यासीन भाई के बारे में आप लोगों को बता दूं, ही इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन फ्रॉम स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। यासीन भाई ने अपना BA और MA स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में से चाइनीज़ डिपार्टमेंट से किया है और अभी चाइनीज़ डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में यासीन भाई ने MPhil कंप्लीट किया है। अभी राइट नो ही इज़ डूइंग हिज PhD, अभी PhD के 4th ईयर में है। सो UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है चाइनीज़ लैंग्वेज में और JNU की क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो यासीन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू माई टर्म्स एंड कंडीशंस और हमारे ऑडियंस व्यूवर्स को यहाँ पे आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Tarif bhai. Thank you, and I feel honored to be here with you. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you. So Yasin bhai, lot of questions, lot of queries. I have prepared a small questionnaires जिसमें मुझे लगता है हम सब चीज़ें कवर कर लेंगे one by one. So first question is, you have had a very excellent journey in JNU. बहुत ही अच्छा आपका मैंने देखा जो CV है। आप स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में आए, चाइनीज़ डिपार्टमेंट में, यहाँ से BA किया, यहाँ से मास्टर्स किया, MPhil कर रहे हो, PhD भी कर रहे हो। मतलब क्या इस सब के पीछे जो रीज़न आप लोग बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, कैसे किया, उस चीज़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें पहले। Okay, so I joined JNU in BA in 2010. तो उसके पहले मैं थोड़ा सा चाइनीज़ पढ़ा था विश्वभारती यूनिवर्सिटी, जो टैगोर द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय टैगोर। तो वहाँ से चाइनीज़ 1 साल पढ़ने के बाद फिर मैं लेटरल एंट्री हुआ था 2nd ईयर में, एंड देन दैट वाज इन 2010। बट नाउ अभी एंट्रेंस का सारी चीज़ चेंज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न्स वगैरह। तो मुझे लगता है नया पैटर्न के अनुसार आपका मतलब मेनली जनरल नॉलेज और कुछ क्वेश्चंस जो होता है रिगार्डिंग चाइना और ओवरऑल लाइक नॉट वेरी डीप। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपके CV से गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, ऐसी चीज़ों पे। आफ्टर MA इन चाइनीज़ यू कंप्लीटेड 1 year एडवांस चाइनीज़ एट बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी। कुड यू प्लीज शेयर विद अस what prompted you to go for that? Were you on a scholarship? What was the amount of scholarship? What was the application process? ओके, तो मुझे लगता है कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ता है तो उसका हमेशा एम्बिशन होता है कि उस कंट्री को विजिट करूं। और ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर अस फॉर चाइना टू गो टू चाइना एंड स्टडी देयर। तो वहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप मिला था दैट वाज जॉइंटली गिवन फंडेड बाय चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप काउंसिल एंड MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ऑफ कोर्स जब मैंने अप्लाई किया था तो MHRD के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू हुआ था and then you have to go through the process, and then I think every year in language there are 10 students get this fellowship, and there are other also 15 students, so total number is 25. So maybe some fine arts students, they also go to China, not only specifically for learning Chinese, but for some other purposes also. So for Indian students it was like the number was 25. So ऐसी स्कॉलरशिप मिला था। और स्कॉलरशिप का जो अमाउंट था आपने पूछा, उस टाइम पे चाइनीज़ गवर्नमेंट देता था 3000 renminbi। सो 3000 renminbi which is equivalent to 30,000 Indian rupees. Okay. And Indian government used to give us 1100, so which is again 11,000 rupees. Okay. So and apart from that I think tuition fees is it's you don't have to think about tuition fees, and also the accommodation will be given. So and the accommodation, I mean,
I think apart from some private universities in India, the accommodation in China is really great. Okay. So next question is, the next year you were selected for MPhil PhD in Center for East Asian Studies in School of International Studies. Could you please share the difference between School of Languages, जहाँ से आपने चाइनीज़ सेंटर से BA किया और मास्टर्स किया, फॉर योर एकेडमिक जर्नी, और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में जब आप MPhil PhD करने आए, इसमें क्या डिफरेंस है? क्यों शिफ्ट किया स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में? Okay. So I think to begin with, as you see the name, School of Language, Literature and Culture, and then this is SIS, School of International Studies. तो बेसिक डिफरेंस जो है कि जिस तरह का पढ़ाई होता है, स्पेशली जो रिसर्च होता है, तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में होता है कि आपका मेनली लिटरेचर, कल्चर, ये सब के ऊपर, और व्हेन इट्स SIS देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉरेन पॉलिसी, बॉर्डर डिस्प्यूट और एरिया स्टडीज. सो बेसिकली वी आल्सो टॉक अबाउट लाइक रिसर्च अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. सो लैंग्वेज में मुझे लगता है कि अगेन स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आपका ये लिबर्टी भी है कि आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो, बट नॉट वेरी स्पेसिफिकली फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्टडीज, और फॉर दैट यू हैव टू टेक योर सुपरवाइजर इनटू कॉन्फिडेंस एंड दैट्स इट. बट अगेन SIS में रह के मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ कि चाइनीज़ कोई लिटरेरी फिगर के ऊपर रिसर्च. मैं आई थिंक दे डोंट अलाउ अस टू डू, सो या दैट्स द बेसिक डिफरेंस. ओके. सो मैं आपके CV में मैंने एक चीज़ ये भी देखा था कि आपने मंथ लॉन्ग ब्रिक्स प्रोग्राम फ्यूडन यूनिवर्सिटी में काम किया है आफ्टर योर MPhil. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट 1 month long ब्रिक्स प्रोग्राम इन फ्यूडन यूनिवर्सिटी शंघाई आफ्टर योर MPhil. Yeah, so that's right. It was 1 month long BRICS program, and it was a kind of intensive course. So there were 50 students from 5 BRICS countries. So and then again, I think that time 6 students from India we went for this program. And intensive course होता था और बहुत सारे policy expert, even कुछ former retired ambassador, ये लोग भी हम लोगों को लेक्चर देते थे. So we had to attend those lectures in classroom, and then we had to also contribute one paper, and again one presentation, and it was also supplemented with some cultural some tour and some visiting some sightseeings. So the next is, you also received Howard Yenching Institute Multi-Layer Fellowship in 2018. क्या था ये फेलोशिप? वो क्यों मिला था? What was the application procedure for that fellowship? What was the amount of that fellowship? Okay. So this is scholarship. This fellowship is offered by jointly by ICS, Institute of Chinese Studies. So Institute of Chinese Studies is the oldest and most important think tank on China. And again this is also by Harvard Yenching Institute. तो ये फेलोशिप मिलता है. इसका बेसिक क्राइटेरिया जो है कि योर मेजर कैन बी एनीथिंग, बट मेन थिंग दैट योर रिसर्च फोकस मस्ट बी चाइना. ओके, एंड so this is a multi-year fellowship, and then first year and also kind of prerequisite, but now I think they are not very strict. That is the Chinese language course. So you must know a little bit Chinese. If you don't know, but still if you get this fellowship, then again you will be given 1 year for intensive Chinese language course to in China. तो यहाँ पे मतलब ये फेलोशिप शुरू हुआ था 2015 से, और हार्वर्ड येंचिंग इंस्टीट्यूट और ICS, ये दोनों का मेन जो पर्पस है कि दैट इज़ टू प्रमोट द cultural relations between these two Asian giants. Okay. And also the other requirement is that you have to access the Chinese materials. So the primary data should not be very English language or Western centric. So mainly Chinese पढ़ के Chinese में research करना है China के ऊपर. So that's the part. And, and scholarship amount, I think I used to get $1,200 per month. And yeah, and then again you have to take care of your accommodation and everything. Okay. Also with this fellowship you have stayed in university in Wuhan and Peking University for 1 year. So वहाँ पे किस तरह का रिसर्च किया, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ है. जैसा first thing, I think we also need to learn so many things from China. So in my 3 years of experience studying in China, you know, like there was not a single event that a professor or teacher was late for 1 minute. Okay, so that was the thing.
and then they're also very hardworking. So Chinese students are very hardworking. So when I compare Indian students, like in campus we do cricket, cards, and politics, but Chinese students, they are more interested in all this volunteer group. Okay, so and they have this dance club, music club, and all this club. And interestingly, they also have a kind of patriotism club, which is you can equate it with NCC. Okay, so that's the basic difference. And then वहाँ पे और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया था कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर जब वुहान में था, सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है आपका मतलब 67th चाइना में। लेकिन उस 67th रैंकिंग में भी उसका जो लाइब्रेरी का जो डेटाबेस है, दैट इज इवन 4 times more than what we have in Indian Premier University, JNU. Okay, and then second thing is that वहाँ पे of course एक चीज़ मतलब उन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया था कि वहाँ पे 1 महीने के लिए मतलब ये जो प्रोग्राम चलता था, तो PhD में कोई विजिटिंग प्रोफेसर को बुला लेते थे, वो भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से। जैसे मेरे टाइम पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आए थे एक प्रोफेसर, वो लगातार 3 हफ्ते का क्लास लिए, और उसके बाद मतलब तो जो भी टीचर्स का कमियां हैं वो मेकअप हो जाता है। सो दे हैव दिस प्रोग्राम एंड सम बट एंड ऑल्सो एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे BA MA में भी मतलब एक फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एक्सरसाइज का क्लास होता है, विच इज़ नॉट ऑप्शनल, दैट इज कंपलसरी। सो दे like they are very much into fitness and everything. I think that comes with economy as well. Okay. So next is congratulations to Yasin bhai, क्योंकि अभी now he has been selected for Harvard University's Graduate School of Arts and Science as a visiting research fellow. What was the selection process for that? What is the duration of this fellowship, and what are your research responsibilities there? Well, so again, this is part of I'm going to Harvard to join Graduate School of Arts and Sciences. This is part of this fellowship, ICS HYI fellowship, multi-year fellowship. तो इसके लिए प्रिपरेशन जो किया था मैंने कि of course you have to, for any fellowship you have to write a good SOP, statement of purpose, and then I researched a bit about the requirement of the why they are offering us, and then how I'm going to add value to the institute or the funding agency. So that was one, and then the interview happened, and then for the first time, like I was surrounded with 8 professors, and they are mainly from Harvard University, and only the director of ICS, Ambassador Kantha, was there, and there was one professor from SIS. So, and apart from them, like apart from 2% Indian teachers, I think all of them are from Harvard University or their partner universities. So and then but they make you feel comfortable, and then it's very easy. Okay, and then every year they used to select 2 students. Okay, but from last year the number increased to 3. Okay. So and then I'm going to join Harvard this year. So the thing is, the requirement I have, I think I'll get a supervisor there, and then he will of course guide me and how to for my research, and then I have to also write 2 book review and contribute 1 academic paper. So that's the requirement. So I think this is very excellent achievement for यासीन भाई, और हम लोगों को भी पता चल रहा है JNU से डायरेक्ट हार्वर्ड में ये फेलोशिप को एक्सेस करना, दिस इज़ अ बिग थिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यासीन भाई, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज डू यू foresee for yourself and for students who want to pursue education in Chinese studies in JNU, and what are the fellowship that could be availed during that academic journey to the coming students? So I think I want to be a good professor. Yeah, I have made my decision. Best of luck for you. Thank you. And I think for Chinese, if you are a master's in Chinese language, not Chinese studies, Chinese language, then you have, and also if you just graduate like BA, then you have plenty of career opportunities. So number one is that if government jobs, then government job में है कैबिनेट सेक्रेटरी का जॉब कर सकते हो, जो MHI का अंडर आता है. उसके बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी में, रॉ, IB में, ये सब में है, एंड ऑल्सो मिलिट्री में है. सो एंड एवरीवेयर यू वर्क एज अ ट्रांसलेटर.
पिछले कुछ सालों से MEA का एक नया आया कि चाइना डेस्क एंड दे आर टेकिंग कंसल्टेंट सो एंड चाइनीज पीपल चाइनीज नोइंग पीपल सो एंड द सैलरी इज प्रीटी हैंडसम सो 10 lakhs per annum okay so that is and then again academia is there and then there are various private schools where you can teach an institute and उसके बाद I think if you join corporate sector or MNCs then you will also have a good package so that kind of and then of course this kind of fellowship like that after learning Chinese and with your research you can also avail some fellowship for Harvard so this is great thing right so these are the opportunities I think so I think this is one of the main question which lot of students were curious to know what can we do after completing our BA, MA, MPhil और PhD in Chinese language. So यासीन भाई ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आंसर कर दिया है. यासीन भाई वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट अब न्यू आना चाहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में वो जैसे हमने हर डिपार्टमेंट के लिए बताया चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में से कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो उसके लिए जब प्रिपेयर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. UGC नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है अगर स्टूडेंट चाइनीज़ लैंग्वेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे UGC नेट JRF के तो वो उनके लिए MPhil PhD या BA में हेल्पफुल रहेंगे? ज़रूर. I think not only for any Chinese language, even for UPSC, the previous year question paper is very important. And I think the way I look at it, that for MCQ you have 4 options, right? So one is answer, but again you have to Google the other 3 options. Yes. And if you do it for like 3, 4 year, 5 years question paper, then I think you cover the syllabus. So that's how I think it's also very important for us if we look for any competitive exams. और उसके बाद और एक चीज़ जो है कि कुछ है जैसे UGC नेट के लिए स्पेशली चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आई थिंक चाइनीज़ के स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे उनको पता चलेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर छोड़ के भी चाइनीज़ हिस्ट्री के ऊपर जो किताब है कुओ छिंग एंड देन चुंगो काई ख्वांग उसके बाद हुआशो चुंगको मानथन चुंगको एंड देन HSK इज हानी शोइफिंग खाउशी सो व्हिच इज द चाइनीज़ proficiency test which is equivalent to TOEFL so that syllabus syllabus you can take and then I think then you are fully prepared for NET JRF so thank you यासीन भाई आपने इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हमारे व्यूवर्स को भी और हमारे लिए एग्री भी हुआ यूट्यूब पे इंटरव्यू देने के लिए. आई थिंक यासीन भाई हैव आंसर्ड लॉट ऑफ योर क्वेरीज बहुत ही अच्छे से बताया है. बेस्ट ऑफ लक यासीन भाई आपको भी हार्वर्ड में जाने के लिए वहाँ पे स्टडी करने के लिए और जो भी हमारे लिए प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू. थैंक्स अ लॉट. जाते जाते आप हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, इस Instagram अकाउंट पे भी मुझे फॉलो करो. यासीन भाई को इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि जाते जाते हमारे व्यूवर्स को चाइनीज़ में बाय बोल दो. Yeah, so before I do that, like, share and subscribe his Tarif Sohail vlogs. He's Thank you. doing a tremendous job. Thank you. And so in Chinese, hi is ni hao and thank you is xie xie and zaijian is see you again. Zaijian. So see you everyone again. Till that all of you take care. Bye bye.